Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today we are going to do the menstrual cycle. It is a very important topic. Normally questions are asked in your NEET examination as well as your 12th board examination. It is basically originated from a Latin word menses, which means the month. It is a recurring physiological change found in the human female. होता क्या है कि there is a regular change in the ovary, sex hormones, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एवरी मंथ, तो उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ते हैं. वी विल सी देयर चेंजेस अकर्स इन द ओवरी, दैट चेंजेस आल्सो अकर्स इन द हार्मोन, दैट इज सेक्स हार्मोन्स, एंड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट वी विल स्टडी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. It is occurs in the primates, which comes under which has apes, monkey, man. नॉन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रस साइकिल चलता है. इसका जो एवरेज टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 21 to 35 डेज़ होता है. जब फीमेल में पिबर्टी आ जाती है, पिबर्टी रेंजेस फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स, 13 ईयर्स. तो पिबर्टी आने के बाद फीमेल्स में 3 चेंजेस आती हैं, दैट इज़ पिबार्की, मिनार्की एंड थैलार्की. इसको हम PMT से भी याद रख लेते हैं. पिबार्की, मिनार्की एंड थैलार्की. Pubarchy is a development of pubic hairs, menarche is a start of the menstrual cycle, and thalarchy is the development of mammary glands. तो menarche is the first menstrual cycle. जब पहला menstrual cycle आता है at the age of 12, 13 or in some after 10, so that is the menarche is there. And this menstrual cycle may go up to the age of 45 to 50, or even in some women it may go up to 55. ठीक है. एंड व्हेन द मेंसेस प्रोसेस स्टॉप्स देन इट इज़ कॉल्ड एज एन मीनोपॉज इज देयर, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन मीनोपॉज कहा जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय द वेजिनल डिस्चार्ज ऑफ इरोडेड एपिथेलियम लाइनिंग अलोंग विद सम ब्लड इज देयर. ठीक है. होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो एंडोमीट्रियम होता है, एग होता है, ये जो है ब्रेक डाउन कर जाती है और ये दे कम आउट थ्रू द वेजिना से ये जो बाहर आ जाता है, अलॉन्ग विथ सम ब्लड इज देयर. द मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैज़ 3 phases आर देयर, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, proliferative phase, and that of the secretory phase. We normally study it under 3 phases are there. The normal cycles begins with the first day of the menstrual bleeding and ends before the first day of the next menses. This is a very important line. This is a very important line. जो menstrual cycle जो है कब से शुरू हुआ? जब से उसके ब्लीडिंग शुरू हुई. जब उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई तब से मतलब उसका menstrual cycle शुरू हुआ. और कब तक होगा? जब तक उसकी नेक्स्ट जो ब्लीडिंग शुरू होगी उससे एक दिन पहले की जो स्टेज आएगी, वो टाइम आएगा. ठीक है ना. वो वहाँ से वो टाइम पीरियड माना जाएगा. दैट इज़ बेसिकली कंसिडर एज एन ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. ये देखोगे यहाँ पे आप, ये मेंसेस स्टार्ट, ये सकर्स. अब जहाँ से अब नेक्स्ट मेंस ये ब्लीडिंग शुरू हुई वो नेक्स्ट मेंसेस के अंदर आएगा. मेंस जहाँ से जब ब्लीडिंग शुरू हुई वहाँ से लेकर जब अगली ब्लीडिंग से एक दिन पहले का टाइम जो होता है वो मेंसेस पीरियड में लिया जाता है. नॉर्मली इसका टाइम पीरियड 28 डेज होता है, लेकिन कईयों में ये वेरी कर जाता है. तो मैंने आपको बताया कि यू स्टडीड इनटू द 3 phases. 3 phases के अंदर इसको आप स्टडी करते हो. फर्स्ट इज दैट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी कह देते हैं. इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंसेस. इट लास्ट फॉर 3 to 5 days आर देयर. होता क्या है कि GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है. वो कैसे गिरेगा वो लास्ट में पता लगेगा. कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाती है. ठीक है ना. कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट कर जाती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी गिर जाता है, ऑस्ट्रोजन का भी गिर जाता है. उधर से GnRH नहीं होता, जिसके कारण FSH और LH नहीं आता. ये हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है,
ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द सेक्स हार्मोन यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन आर फॉर्म्ड, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, विच काजेज द आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन, विच काजेज द आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एंडोमीट्रियम, जो कि एंडोमीट्रियम की आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन को कॉज करेगा। उसके कॉज करने से क्या होता है कि एंडोमीट्रियम जो है वो टूटनी शुरू हो जाती है। ये देखो, दिस इज़ द एंडोमीट्रियम लेयर, ठीक है। अगर मैं एंडोमीट्रियम लेयर के दिखाऊं मैं आपको कि एंडोमीट्रियम लेयर अगर आप उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से देखोगे तो यू विल सी द लेयर ऑफ द एंडोमीट्रियम। यहाँ से मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एंडोमीट्रियम की जो लेयर है उसे आपको और बेटर क्लियर दिखेगा। आई एम लुकिंग फॉर द डायग्राम। यस, दिस इज़ एंडोमीट्रियम। ये एक एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है। अगर हम इस एंडोमीट्रियम को एग्जैक्टली देखें तो ये है, दिस इज़ एन एंडोमीट्रियम। इसकी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, डेट इज़ द स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसालिस, बेसल लेयर, स्ट्रेटम बेसल लेयर एंड स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर। इट इज़ अ फंक्शनल लेयर विच इज शेड, ठीक है ना। जब इसमें यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि ये जो एंडोमीट्रियम की जो ब्लड सप्लाई होती है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो ये वाली लेयर जो है वो टूटनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है वो डीजनरेट कर जाती है। और साथ ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आल्सो काजेज द कंट्रक्शन ऑफ मायोमीट्रियम, ठीक है ना। दे आल्सो काज द कंट्रक्शन ऑफ द मायोमीट्रियम इज देयर। ये आप देखोगे, ये एंडोमीट्रियम है और ये मायोमीट्रियम है, ठीक है ना। जब मायोमीट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो जिससे एंडोमीट्रियम जो है वो टूट जाएगी और स्लॉग ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, और स्लॉग ऑफ हो जाएगी और दे कम आउट, ठीक है ना, ये कम आउट, ठीक है ना। ये जो एंडोमीट्रियम टूट गई, उधर से एंडोमीट्रियम टूटने का बेसिक रीज़न क्या बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन शुरू होती है, ठीक है ना। और ये जो हार्मोन्स हैं ये FSH, LH और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमीट्रियम को मेंटेन करके रखा होता है। जब प्रोजेस्टेरोन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होने से जो ब्लड सप्लाई है एंडोमीट्रियम की वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उधर से मायोमीट्रियम कंट्रैक्ट करेगा जिससे जो एंडोमीट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है, फंक्शनैलिस लेयर है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ से डायग्राम से बताई, ये कंप्लीट इज़ एन एंडोमीट्रियम। दिस इज़ द बेसल लेयर, दिस इज़ अ फंक्शनल लेयर और इट इज़ अ फंक्शनल लेयर विच इज़ शेड। तो ये शेड हो जाती है, ठीक है ना। और उधर से मायोमीट्रियम भी कंट्रैक्ट करता है जिससे ये जो लेयर है दे शेड एंड दे डिस्चार्ज, ठीक है ना। द वेजिनल लिखा हुआ यहाँ पे देखो, द प्रोस्टाग्लैंडिन काज द कंट्रैक्शन ऑफ मायोमीट्रियम विच लीड्स टू द स्लॉगिंग ऑफ डेड एंडोमीट्रियम टिश्यू। देयर इज ए वेजिनल डिस्चार्ज ऑफ इरोडेड एंडोमीट्रियम। जो एंडोमीट्रियम टूटी होती है वो जो है दे कम आउट टू द वेजिनल डिस्चार्ज और उसकी क्वांटिटी होती है डेट इज 75 to 100 ml तक होती है। ब्लड डज नॉट क्लॉट इन दिस जेंटल ट्रैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोलाइसिस, ठीक है ना। ये जो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि जो फीमेल जेंटल ट्रैक से ये जो एंडोमीट्रियम बाहर आएगी, ठीक है ना, एंडोमीट्रियम वो क्लॉट नहीं करेगी, दे डू नॉट क्लॉट ऑन द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिस। ये सारी एंडोमीट्रियम टूटती है और ये वेजिना से थ्रू बाहर आ जाती है। तो ये जो था मेंस्ट्रुअल फेज था, ये 3 to 5 डेज तक चलता है। दिस रन्स अप टू द 3 to 5 डेज आर देयर। ये देखो, अगर हम यहाँ पे एक और डायग्राम से मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है उसने फर्स्ट डे से शुरू किया और 3 to 5 डेज तक ये चलेगा। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कर देते हैं और एस्ट्रोजन फेज भी कह देते हैं और ओवुलेटरी फेज भी कह देते हैं। इसका टाइम जो होता है 11 डेज तक होता है। ये वेरी कर जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कहता है कि रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि GnRH कम हो जाता है, FSH कम हो जाता है, LH कम हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो जो इनिबिटरी इफेक्ट जो GnRH पे होता है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल कहिए कि जब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो GnRH की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस GnRH के आने से वो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH आता है।
ठीक है ना. इन द प्रेजेंस ऑफ FSH 6 to 12 ओवेरियन फॉलिकल्स बिगिंस इनलार्जमेंट. अब होता क्या है कि जब FSH की प्रोडक्शन शुरू होगी तो जो ओवरी के अंदर, ठीक है ना, ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे, इन द केस ऑफ द ओवरी ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं. ग्रेफियन फॉलिकल दे स्टार्ट डेवलपिंग एट ए टाइम स्ट्रेट वे 6 to 12 ग्रेफियन फॉलिकल्स जो है, ये देखो आप, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन FSH, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगी, ठीक है ना, फिर टर्शरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगी, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, एट ए टाइम 6 to 12 ग्रो शुरू कर देती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल तक जा पाती है, बाकी की सारी जो है वो डीजनरेट कर जाती हैं. ठीक है, बाकी की डीजनरेट जिसको हम बोल लेते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया इज देयर. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम फॉलिकुलोजेनेसिस विल अकर. फॉलिकुलोजेनेसिस में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज़ अ फॉलिकुलोजेनेसिस. कैसे एक प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये बनती है. तो ये, और जब ये फॉलिकल के सेल ऐड होंगे, ये फॉलिकल्स के सेल, ये आप देख रहे हो, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, टर्शरी फॉलिकल बन गई, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन गई. तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, ये जो फॉलिकल्स के अंदर ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ये क्या सेक्रेट करते हैं, ऑस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं, और ऑस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो हमने क्या बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ FSH 6 to 12 ओवेरियन फॉलिकल बिगिंस इनलार्जमेंट थ्रू द प्रोलिफरेशन ऑफ देयर ग्रैनुलोसा सेल, एडिशन ऑफ थीकल लेयर, फिर वही थीका एक्सटर्ना बन जाता है, थीका इंटरना बन जाता है, एंट्रम कैविटी आ जाती है. ठीक है, और पूरा एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है. ये आप देख रहे हो, दिस इज ए मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स आर देयर, एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल आ गई. ठीक है ना. उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि ग्रैनुलोसा सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं, दे सेक्रेट द ऑस्ट्रोजन. ठीक है, आफ्टर अबाउट ए वीक ऑफ डेवलपमेंट ओनली वन ओवेरियन फॉलिकल्स कंटिन्यू टू ग्रो वाइल रेस्ट बिगिन टू डीजनरेट. मैंने आपको बताया ना, शुरू में 6 से 12 तक ग्रेफियन फॉलिकल ने डेवलपमेंट शुरू करती है, लेकिन उसमें से सिर्फ कोई एक ही मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप हो पाती है, बाकी की सारी डीजनरेट कर जाती हैं. ठीक है, और जो फंक्शनल फॉलिकल है वो एक मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर डेवलप हो जाएगी, बाकी डीजनरेट कर जाएंगी, जिसको हम बोले थे फॉलिकुलर एट्रेशिया. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक. अब क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ FSH एंड एस्ट्रोजन, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग द रिसेप्टर फॉर द LH. क्या बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ FSH एंड एस्ट्रोजन, ये जो ग्रैनुलोसा के सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग द रिसेप्टर फॉर द LH. ठीक है ना, दे स्टार्ट रिसेप्टिंग फॉर द LH. अब होता क्या है साथ ही कि जब मेंसेस जो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो उसके कुछ मतलब रिकवरी फेज जिसको बोलते हैं, जब ब्लीडिंग बंद होगी तो 3 to 4 डेज तक क्या होता है, रीएपिथलाइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम होती है एंड द रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है ना, जब ये ब्लीडिंग बंद होगी, उसके बाद जब ये फॉलिकुलर फेज चल पड़ा, तो साथ ही 2 प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं ना. एक तो ये हम देख रहे हैं कि एक जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है, उधर से साथ ही एंडोमेट्रियम की भी रिपेयर शुरू हो जाती है. पहले 3-4 दिन तो रीएपिथलाइजेशन होती है, उसके बाद ये क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी रिपेयर होती है. ठीक है ना, ये हो जाती है, और जिससे धीरे धीरे फिर जो थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये थिकनेस जो है 3 mm तक चल जाती है, 3 मिलीमीटर तक चल जाती है इन द ये जो हमने अभी बताया, ये कौन सा फेज़ के अंदर, दैट इज़ द फॉलिकुलर फेज जिसको हम बोलते हैं. ठीक है ना, ये देखो, आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल, द फर्स्ट 2 days रिकवरी फेज ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर आर यूज्ड इन द रीएपिथलाइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. ये जो फॉलिकुलर फेज जिसको मैं प्रोलिफरेटिव फेज भी कहता हूँ, उसके पहले 2-3 दिन तो रीएपिथलाइजेशन होती है, रिपेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स होती है, थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम इंक्रीज. ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेटम फंक्शनैलिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है ना, जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है उसका साइज बढ़ता है, थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल इंक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज, और वो जो है 3 mm तक पहुंच जाती है. न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं,
नई नई ब्लड वेसल्स आती हैं, यूट्राइन ग्लैंड्स डेवलप होते हैं इसके अंदर, ये देख रहे हो आप, दीज आर द यूट्राइन ग्लैंड्स आर देयर, ठीक है ना, यूट्राइन ग्लैंड्स डेवलप होंगे और यूट्राइन ग्लैंड जो है वो बड़े हो जाएंगे, इलोंगेट होंगे, ठीक है ना, दे इंक्रीज इन साइज़। ये देखो ब्लड वेसल्स इसके अंदर, ये ब्लड वेसल्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, और ये दीज आर द यूट्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। अगर मैं इसको फंक्शनैलिस में दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि दीज आर द, आपने देखा कि ये जो फंक्शनैलिस का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है ना, और ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ये भी कॉइल्ड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। उधर से ओविडक्ट के अंदर भी क्या होता है कि सीलिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो ओविडक्ट जो थी उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे कि देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ सीलिया। उधर से सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स जो आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है सर्विक्स, ठीक है, ये जो सर्विक्स जो मैंने आपको बताया था कि ये सर्विक्स भी क्या करती है, एक स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस सिक्रीट करती है, दैट विल आल्सो रिलीज ए स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस इज देयर। तो वही चीज़ है कि यूट्राइन ग्लैंड इलोंगेट्स एंड गेट कॉइल्ड, ठीक है ना, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट डेवलप सीलिया, cervix develops the mucus string which ठीक है ना, which form a channel for guiding the movement of the sperm. There is increased binding of LH to the granulosa cells. अब हम देखेंगे उधर जो मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स जो हैगी है, अब वो ज़्यादा जो है अब ग्रैनुलोसा के सेल्स के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे, ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर रिसेप्टर फॉर LH इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। अब वो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो ग्रैनुलोसा सेल के साथ ज़्यादा जुड़ेगा, ठीक है। और देयर इज इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ द LH टू द ग्रैनुलोसा सेल। हाई लेवल ऑफ LH एंड ऑस्ट्रोजन काजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल एंड रेडियल एलोंगेशन ऑफ द क्रोना सेल्स, ठीक है। एक तो हाई लेवल ऑफ LH और ऑस्ट्रोजन से क्या होता है कि एक बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है, और ये जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये जो सेकेंडरी oocyte के आसपास जो सेल्स होते हैं, ये थोड़े से इलोंगेट होने शुरू हो जाते हैं रेडियली, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो कनेक्शन है, ये जो बाहर के सेल्स जिसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं, और ये जो स्टॉक है जिसको हम कॉमुलस यूफोरस बोलते हैं, यहाँ के सेल इलोंगेट होने शुरू हो जाते हैं, लंबे लंबे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे इस अंदर का जो ये पार्ट है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है प्लस ये जो बाहर के कोरोना रेडिटा के सेल्स हैं वो वीक पड़ जाता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, द ग्रेफिन फॉलिकल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाई लेवल ऑफ LH एंड ऑस्ट्रोजन काजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल एंड रेडियल एलोंगेशन ऑफ द क्रोना सेल सो दैट अटैचमेंट बिटवीन द क्रोना एंड रेस्ट ऑफ द फॉलिकल वीकन्स। मतलब ये जो अटैचमेंट ऑफ दिस क्रोना रेडिएटा के सेल और ये जो बाकी के सेल से वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नाउ द ग्रेफिन फॉलिकल राइज टू द सरफेस। जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो सरफेस पे राइज कर जाएगी, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल विल राइज टू द सरफेस और यहाँ से ओवुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और नॉर्मली ओवुलेशन जो होती है 14वें डे पे हो जाती है, ठीक है ना। 14th दिस प्रोसेस बाय विच द प्राइम, और आपने देखा कि कैसे एक प्राइमरी फॉलिकल एक मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुई, इसको हम फॉलिकुलोजेनेसिस कह देते हैं। 14वें डे पे आके देयर इज एन ओवुलेशन आकर, ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है ना, ओवुलेशन हो जाती है। जब ओवुलेशन होती है उससे पहले LH का लेवल एकदम बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, FSH का भी लेवल बढ़ता है, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो लेवल है वो लेवल बढ़ता है किसका, डेट इज़ ऑफ द LH। ये देखो, ठीक है, ये ऑस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, LH का भी लेवल बढ़ा और ये FSH का भी लेवल बढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा लेवल LH का बढ़ा। LH का जो लेवल होता है वो 6 to 10 टाइम्स बढ़ता है, FSH का लेवल 2 to 3 टाइम्स बढ़ता है, तो और ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है ना। ये नीट के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि ओवुलेशन के टाइम LH की भी सर्ज होती है, सर्ज मतलब राइज होना, एस्ट्रोजन की भी सर्ज होती है, एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, ठीक है ना, FSH भी बढ़ता है और ओवुलेशन हो जाती है। और ये ओवुलेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको बोलते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर ओवुलेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इन सम एनिमल सेक्सुअल activity is required, coitus is required for the evolution, but in humans it is not, it will occur automatically होगी 14th डे पे आते आते। तो इसलिए हम बोलते हैं ovulation is a spontaneous process in our humans are there। और ovulation से पहले ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, प्री ओवुलेटरी फेज में
तीन पीक्स नज़र आएंगी आपको, तीन हार्मोन्स की पीक नज़र आएंगी। सबसे ज़्यादा पीक होती है LH की, उसके बाद पीक आती है ऑस्ट्रोजन की, और उसके बाद पीक आती है FSH की। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि 3 पीक्स आर सीन, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमने देख लिया कि जब ये ओवुलेशन होती है तो कई फीमेल को, सम वुमेन फील पेन एट रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स, इसको हम मेटल स्क्रैमर्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, मेटल स्क्रैमर्स भी कहा जाता है जब ओवुलेशन के टाइम देयर इज सर्टन पेन इज देयर, ठीक है ना। तो और ओवुलेशन के बाद ऑस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, देखो ऑस्ट्रोजन का लेवल गिरना शुरू हो गया और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है ओवुलेशन के बाद हो जाती है जब। तो ये जो बाहर के जो सेल्स हैं ये क्या बना देते हैं, कॉर्पस ल्यूटेम बना देते हैं, और कॉर्पस ल्यूटेम क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। अब शुरू हो जाता है ल्यूटल फेज। ओवुलेशन के बाद ये जो नेक्स्ट फेज देख रहे हो, ये डिट इज़ अ ल्यूटल फेज इज देयर। ये फिक्स्ड होता है, ये 14 डेज का ही होता है। इट हैज़ ए फिक्स 14 डेज इज देयर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं इट हैज़ ए फिक्स 14 डेज। Corpus luteum is formed from the empty Griffin follicles. The follicle cell is converted to lutein cells, ठीक है ना, by the deposition of yellowish lipid, ठीक है। और ठीक है ना, और ये 22 डेज तक पहुँचते पहुँचते कंप्लीट कॉर्पस ल्यूटेम बन चुकी होती है। इट सेक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। वो बताया ना कि ये जो बाकी के फॉलिकुलर सेल्स आगे, इन सेल्स के अंदर येलोइश कलर का जो लिपिड है वो डेवलप हो जाता है। इन सेल्स को ल्यूटेन सेल्स कह देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट कर देता है। प्रोजेस्टेरोन जो है, ठीक है ना, LH, ठीक है ना, और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, LH एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो है एंडोमेट्रियम की और थिकनेस करते हैं। ये देखो एंडोमेट्रियम की और थिकनेस कर देते हैं। एंडोमेट्रियम जो है 5 to 6 मिलीमीटर तक थिक हो जाती है। और जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना, मेंटेन करके रखता है। और इवन जो प्रोजेस्टेरोन है ये मायोमेट्रियम को भी नहीं कंट्रैक्ट होने देता, ठीक है ना। और 23 डेज तक पहुंचते पहुंचते एंडोमेट्रियम पूरी तरह जितनी मैक्सिमम डेवलप होनी हो जाती है, उसके अंदर ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी अपनी सिक्रीशन शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ के अंदर आपको दो पीक्स नज़र आएंगी, दो हार्मोन्स की पीक नज़र आएंगी, एक तो प्रोजेस्टेरोन की और एक एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की भी और एस्ट्रोजन की भी, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जब ल्यूटल फेज़ आया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ऑस्ट्रोजन और LH भी, ठीक है ना, LH भी, ठीक है, क्योंकि देख लो LH भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये दे फर्दर काज द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम इज देयर, ठीक है। इसके अंदर वो जो ब्लड वेसल्स और वेल डेवलप हो जाती हैं, जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन भी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है, ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ऑस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है ना, साथ में सम अमाउंट ऑफ इनहिबिन भी सिक्रीट करता है, ठीक है, इनहिबिन भी सिक्रीट करता है। तो उस समय हमने क्या देखा कि 23rd और 24 डेज तक पहुँचते देयर इज ए हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन और इनहिबिन भी। ये सारे क्या करते हैं, ये GnRH पे इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज करेंगे, डेट विल कॉज द इनहिबिटरी इफेक्ट। हाई लेवल ऑफ द ऑस्ट्रोजन, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, दे इनहिबिट द GnRH। GnRH नहीं होगा, गनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपको पता है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ ये, ठीक है ना, ये अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज़ द GnRH आ गया। तो जो हाई लेवल, ठीक है ना, हाई लेवल जो है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, कह लो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ये डेट विल इनहिबिट इट। इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। GnRH नहीं आएगा तो FSH और LH नहीं आएगा। LH नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटेम नहीं आएगा, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटेम इज मेंटेन्ड बाय द LH। याद रखना, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन और इनहिबिन क्या करते हैं, GnRH को इनहिबिट कर देते हैं। GnRH नहीं तो FSH और LH नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आया था, और LH का काम क्या होता है, दे हैव टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। जब LH नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा
तो प्रोजेस्टेरॉन गिरना शुरू हो जाएगा, ऑस्ट्रोजन भी गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही क्या कहते हैं जो यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो जाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब प्रोड्यूस हो गया तो साथ ही जो एंडोमीट्रियम की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और मायोमीट्रियम कंट्रैक्ट हो जाएगी और जो है ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स, ठीक है ना, हाई प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिट्स द GnRH. In the absence of GnRH, the level of LH and FSH decreases. LH which maintains the corpus luteum. When LH is reduced, corpus luteum start regression and degenerate. उसको बोलते हैं corpus albicans are there. Progesterone decreases, uterine movement increases. As progesterone and estrogen decreases, prostaglandin increases. This increase the contraction of spiral arterioles. वही मैंने आपको बताया ना, स्पायरल आर्टरियोल्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि जब ये प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो ये स्पायरल आर्टरियोल जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, तो ये फंक्शनैलिस लेयर में ब्लड नहीं जाएगा, तो उधर से मायोमीट्रियम भी कंट्रैक्ट करनी शुरू कर देगी, तो ये शेड कर जाएगा, ठीक है। तो ये फिर मेंसेस शुरू हो जाएगा, और वो जो मेंसेस आएगा वो मैंने कहा ना, उसको हम जो है वी कंसिडर्ड इट इनटू द नेक्स्ट मेंसेस में लिया जाएगा उसको। मेंसेस शुरू कहाँ से होता है? जब ब्लीडिंग शुरू हुई, ठीक है ना, और नेक्स्ट ब्लीडिंग से पहले दिन वाला पॉइंट पे जो मेंसेस। और ये जो एंडोमीट्रियम बनी थी, ये जो इस साइकिल में जो बनी थी, ओवेरियन साइकिल में जो एंडोमीट्रियम बनी थी, वो टूटेगी, जो उसका टूटना जो होगा डेट विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल में होगा। कई बार एक, और जैसे मैंने भी आपको बताया कि ल्यूटल फेज जो होता है वो फिक्स होता है, ल्यूटल फेज हमेशा फिक्स होता है 14 डेज़ का। कई बार ऐसे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो 31 डेज़ का है, तो बताओ जी ओवुलेशन कब होगी? तो आपने क्या करना है, 31 में से 14 माइनस कर देने, ठीक है ना, और वो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए वो कहता है कि ओवेरियन साइकिल जो है 31 डेज़ पे चला, तो बताओ ओवुलेशन किस डेट पे हुई है? तो हमने 14 डेज होता है, लास्ट के 14 डेज जो है वो तो फिक्स हैं, ठीक है ना, तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, ये हो गया 11, ठीक है ना, ये हो गया 7, ठीक है ना, ये हो गया 2। हम कहेंगे जी ओवुलेशन अकर्स एट द 17वें डे पे, ओवुलेशन अकर्स एट द 17वें डे पे। तो ऐसे कई बार आपको नीट पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो नीट के क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको बताता हूँ ओवरऑल में, एक तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कहते हैं किस स्टेज में किस स्टेज के अंदर कौन सा हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। जैसे जो पहले वाला फेज़ बताया फॉलिकुलर फेज़, उसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है। ओवुलेशन से पहले पीक आती है, LH की पीक आती है, FSH की पीक आती है। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओवुलेशन और जो ल्यूटल फेज़ है, जिसको मैं सिक्रीटरी फेज़ भी कहता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन फेज़ भी कह देता हूँ, ठीक है ना, इसका जो टाइम पीरियड फिक्स है। तो ये जो था बेटा, ये मेंसेस साइकिल के बारे में आपको बताया। ओके बेटा, थैंक यू।